हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पब्लिक पॉलिसी के स्कोप को समझने वाले हैं। स्कोप क्या होता है और उसके बाद हम टाइपोलॉजीज को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पब्लिक पॉलिसी के स्कोप को। देखिए, स्कोप का मतलब होता है कि पब्लिक पॉलिसी जो है ना, वो किस किस एरिया के अंदर काम करती है, यानी सरकार किन किन चीज़ों में डिसीजन लेती है, ये होता है स्कोप। और उन पे पॉलिसी बनाती है। कौन से एरिया की बात की गई है, जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, क्षेत्राधिकार की बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए, पहले के टाइम पे गवर्नमेंट का काम लिमिटेड होता था। हमने जब पढ़ा था मीनिंग और वो, तब हमने देखा था गवर्नमेंट पहले बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चरल चीज़ों की स्टडी करती थी गवर्नमेंट, है ना। लेकिन बाद में जैसे कि लॉ की स्टडी करना, ऑर्डर को मेंटेन करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना, बेसिक सर्विस देना, ये काम था गवर्नमेंट का। रोड बनवा दी कहीं, वाटर की सप्लाई कर दी कहीं, पुलिस वगैरह ये सब। लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न गवर्नमेंट के टाइम में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका क्षेत्राधिकार बहुत बढ़ गया है, जुरिस्डिक्शन इंक्रीज हुआ है। अब गवर्नमेंट सिर्फ पीस रखती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है केवल शांति बनाए रखने का काम नहीं करती है। गवर्नमेंट पीस रखना या फिर टैक्स कलेक्ट कर लेना, शांति रखना नहीं, बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों को डेवलप करने में डायरेक्ट रोल प्ले कर रही है आज की गवर्नमेंट, एकदम डायरेक्ट रोल। गवर्नमेंट के रोल में जो बदलाव आया है, वो क्या क्या बदलाव है वो हम देखते हैं। देखिए, आज के टाइम में गवर्नमेंट नेशन बिल्डिंग कर रही है। नेशन बिल्डिंग का मतलब राष्ट्र निर्माण, उसमें अपना रोल प्ले करती है। देश का विकास और यूनिटी बढ़ाती है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर अपना फुल सपोर्ट देती है। उसके लिए पॉलिसी बनाती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी को हटाना, गरीबी हटाना, है ना। फिर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी विकास हो, औद्योगिकरण, हम अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें, और सिटीज़न के लाइफ का हर स्टेज में इन्वॉल्व्ड होती जा रही है। हम शुरू से लेकर अब अंत तक हमारे जीवन काल में जितने भी स्टेजेस है ना, उसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से रहा है। फॉर एग्जाम्पल से अगर समझे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो एजुकेशन पॉलिसी हम पर काम करती है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हेल्थ पॉलिसी हम पर काम करती है, जॉब चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी काम करेगी, घर चाहिए तो हाउसिंग पॉलिसी काम करेगी, पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो इन्वायरमेंट पॉलिसी काम करेगी हम पर, और हमें अगर टैक्स देना है तो टैक्सेशन पॉलिसी हम पर काम करेगी। तो देखा, हर फील्ड में पब्लिक पॉलिसी का इन्वॉल्वमेंट होते जा रहा है, बर्थ से लेकर डेथ तक। जैसे ही जन्मे तब से लेके जब तक हम मरते हैं, तब तक गवर्नमेंट किसी न किसी फॉर्म में हमसे क्या है, टच में रहती है, हमसे टच में रहती है। अब देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्कोप क्यों बढ़ा, कि ये जो स्कोप है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही क्यों बढ़ा पब्लिक पॉलिसी का, ये भी देखने की और सोचने की बात है। मतलब विकासशील देश जो अभी तक विकसित नहीं हुए, जो विकास कर रहे हैं, जैसे इंडिया, इनमें लोगों की नीड्स और डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके रीज़न भी हैं कि क्यों बढ़ गई हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, मतलब तेज़ी से जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। यहाँ पर सबके लिए बेसिक नीड की सबको ज़रूरत है, सबको घर, कपड़ा, मकान, ये सब चाहिए। तो इनको पूरी करना की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत देखने को मिला इन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंटली जो है आज़ाद हुए हैं, तो ये अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना। नए सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर इनको चाहिए। फिर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसे कहते हैं, यानी कि सिटीज़ के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग गांवों से कहाँ जा रहे हैं, सिटीज़ में जा रहे हैं, है ना, माइग्रेट करके, क्योंकि उनको सबको क्या चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अच्छा रहने का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड का जो है ना, लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो उसके वजह से सिटीज़ में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, तो वहाँ उनके रहने के लिए ट्रैफिक की समस्या है बहुत ज़्यादा, हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सब सुविधा करने का काम सरकार का है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा आज जो भारत है बहुत ही डाइवर्स कंट्री, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उसके लिए डाइवर्स लोगों की नीड्स भी बहुत अलग अलग होती है ना। इसीलिए डेवलपमेंट प्रेशर है हम पर, क्योंकि हम अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील राह पर चल रहे हैं, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का प्रेशर है। देश को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, ये ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट को हर सेक्टर में पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, और इसी से पब्लिक पॉलिसी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। गवर्नमेंट का एक नया रोल निकल कर आया है, वो क्या है, आज के ज़माने में गवर्नमेंट इनोवेटर हो रही है। इनोवेटर मतलब होता है, इनोवेटर का मतलब क्या होता है, अलग अलग इनोवेशन करना।
राइट नए आइडियाज़ और रिफॉर्म्स लेकर आना। डिटर्मिनेंट है बहुत ज़्यादा। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है डिसाइड करती है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, निश्चित करती है गवर्नमेंट। राइट फिर आता है फाइनेंशियर है, मतलब हमें पैसा देती है स्कीम्स, सब्सिडीज़, वेलफेयर प्रोग्राम्स के द्वारा, है ना, फाइनेंशियर भी है। कैटलिस्ट मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करती है कि ग्रो करने के लिए, कि तुम भी आओ ग्रो करो। एक तरह से हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जो है पाथ प्रदान करती है, एक आपके सामने कह सकते हैं कि एक वे देती है कि जाओ तुम भी ग्रो करो। जैसे कि स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, स्टार्टअप इंडिया लेकर आई। वैसे ही फार्मर्स के लिए अलग अलग टाइम पर सब्सिडीज़ लेकर आती है। पुअर फैमिलीज़ के वेलफेयर स्कीम्स जैसे पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, ये सब चीज़ें। प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ा है हम पर, प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग का। आजकल गवर्नमेंट हर चीज़ खुद नहीं कर रही है, कुछ सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज को दे देती है। प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग इसे कहते हैं। राइट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक पॉलिसी का रोल जो है वो बहुत कम हो गया है, बस नेचर थोड़ा सा बदल गया है। मतलब पहले नेचर गवर्नमेंट के हाथों में था, अब जो है वो प्राइवेट कंपनी संभाल रही है। तो अब पॉलिसीज़ प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स को इंक्लूड करके मिक्सअप करके चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं स्विगी, जोमेटो जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी फूड सेफ्टी पॉलिसी होती है, इनको भी ध्यान रखना पड़ता है तो ये प्राइवेट, लेकिन इनके लिए भी पॉलिसी है, फूड सेफ्टी वाली पॉलिसी। वैसे ही प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करते हैं कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, मान लीजिए, वो ये थोड़ी कह देगा कि मैं तो कोई रूल फॉलो नहीं करूँगा, मेरा यहाँ पे रूल अलग चलेगा, नहीं, उसको भी रूल फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ कुछ हद तक उन्हें फ्री ऑफ थोड़ा मिल सकता है रिलैक्सेशन, लेकिन फिर भी उनको बेसिक जो रूल्स होते हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो उसको नहीं वो कर सकते हैं। फिर एक यहाँ पे देखिए मिकेल टिस्ट का पॉइंट क्या आता है। मिकेल टिस्ट कहते हैं, एक स्कॉलर हैं, उन्होंने 40 साल मतलब 40 साल पहले लिखा था, क्या लिखा था आज से 40 साल पहले, कि पब्लिक पॉलिसी को, जो पब्लिक पॉलिसी का जो रेंज बहुत वास्ट है, वाइटल से लेकर ट्रिवल तक मतलब वाइटल से लेकर ट्रिवल तक बता दिया गया है इस चीज़ को। ये लाइन उन्होंने लिखी है। मतलब है इसका कि पॉलिसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ तक होती है। जैसे वाइटल मतलब बड़ी और ट्राइवल मतलब छोटी, बड़ी मतलब डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें शामिल है। ट्रिवल मतलब छोटी चीज़ें, कोई पार्किंग रूल, कोई वेस्ट मैनेजमेंट, लोकल को कोई टैक्स देना है, वो सब। तो ये है कि पब्लिक पॉलिसी का स्कोप इतना बड़ा है क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, सरकार से जो उम्मीदें हैं वो बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट हर सिटीज़न के लाइफ में स्टेज में इन्वॉल्व होती है और पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को कवर करती है। तो ये हमने स्कोप यहाँ पर पढ़ा। अब हम बात करेंगे टाइपोलॉजीज़ ऑफ पॉलिसीज़ की। टाइपोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, टाइपोलॉजी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी पॉलिसीज़ को अलग अलग टाइप्स में बांटना। किसके बेस पर? उनके नेचर के बेस पर, उनकी प्रकृति जो होती है, उनके फंक्शन, उनके काम क्या हैं और उनके इम्पैक्ट, उनका प्रभाव कैसा पड़ा है। इन बेसिस पर जब हम अलग अलग टाइप से पॉलिसी को बांटते हैं उसी को टाइपोलॉजी कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन करने से पॉलिसीज़ को कंपेयर करना ईजी हो जाता है हमारे लिए कि भाई अलग अलग टाइप की अगर पॉलिसी है तो अगर उनका अच्छे से वर्गीकरण किया हुआ रहेगा, क्लासिफाइड रहेंगी, तो हमें क्या पहचानने में भी आसानी रहेगी और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से उसकी तुलना कर सकते हैं। इससे क्या होगा, समझना इजी हो जाता है कि गवर्नमेंट किस टाइप से काम कर रही है। पॉलिसी मेकिंग और उसका जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वो दोनों में क्लैरिटी मिलती है हम दोनों को, राइट, मतलब हम लोगों को। तो अब हम देखेंगे कि लॉवीज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसी क्या है। लॉवी जो हैं, ओके, एक लॉवी हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसी है? तो देखिए, इन्होंने 4 टाइप से बांटा है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़, दूसरा है रेगुलेटरी पॉलिसीज़, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी इश्यूज़। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट पॉलिसी इशू को समझेंगे। क्या है डिस्ट्रीब्यूट? तो देखिए, इसका मतलब है ये पॉलिसीज़ न्यू रिसोर्सेज या बेनिफिट्स को सोसाइटी के स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है ना गाइज, ये क्या करती है, कुछ आपके नए रिसोर्सेज आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, कोई भी चीज़ हो जो आपको समाज में बांटना है ना, एकदम न्यू रिसोर्सेज और बेनिफिट्स, कोई भी बेनिफिट्स हो, उसको समाज में किसी स्पेसिफिक ग्रुप में
सोसाइटी के किसी स्पेसिफिक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। ये इसका काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का काम होता है। गवर्नमेंट कुछ ग्रुप्स को डायरेक्टली हेल्प करती है, इसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को डायरेक्टली हेल्प करती है, चाहे वो पैसा हो, सर्विस हो या फैसिलिटी, कुछ भी चीज़ हो उसको करती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जैसे सब्सिडीज़ देना, है ना, सब्सिडीज़ देते हैं, छूट दे देते हैं, थोड़ी सी लोन्स दे देना, कोई कर वगैरह उसमें, फ्री एजुकेशन स्कीम्स प्रोवाइड करना, कोई इम्पॉर्टेंट अगर किसी स्पेसिफिक ग्रुप को एजुकेशन की नीड है तो हेल्थ और वेलफेयर प्रोग्राम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, फूड सिक्योरिटी देना, स्कॉलरशिप लेकर आना पुअर स्टूडेंट्स के लिए, जैसे राजस्थान में वो स्कूटी वाली योजना, और ये सब बहुत सारी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है। ओल्ड एज पेंशन, एक उम्र आने के बाद जो ओल्ड लोगों को मिलती है वो पेंशन। हेल्प फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, जो डिसेबल्ड हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के वजह से, उनके लिए भी अलग अलग तरीके के रिजर्वेशन देना, और इस तरह से उनको स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए डायरेक्ट उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, कोई बेनिफिट देना, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी इशू। इसका मतलब हम कह सकते हैं शॉर्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का मतलब है किसी स्पेसिफिक सेक्शन को कुछ देना, बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। नाउ हम चलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी के इश्यूज़ पर। क्या होती है रीडिस्ट्रीब्यूटिव? इसका मतलब है ये पॉलिसीज एग्जिस्टिंग रिसोर्स को रीअरेंज करती है। देखिए, जो ऑलरेडी आपके समाज के अंदर जो रिसोर्सेज है उनको वापस से रीअरेंज करेगी। अब देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूटिव का अंदर जो ये री है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर गलती कर लेते हैं इसको समझने में। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी इशू अलग है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये है रीडिस्ट्रीब्यूटिव। अब री से आपको दो वर्ड यहाँ पर याद रखने हैं। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ये वर्ड, और एक साथ साथ क्या होगा? रीअरेंज। रीअरेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्स को रीअरेंज कर एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज है, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स को रीअरेंज करती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब ये कह सकते हैं रिच से लेकर, रिच लोगों से लेकर पुअर को देना। ये याद रखेंगे आप कि रिच से लेकर पुअर को देना, ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करना। वही रिच आदमी है, उसके पास तो अन्नाप शनाप पैसा, रिसोर्सेज हैं, पुअर आदमी के पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी क्या करेगी? ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। रिच से लेकर पुअर को दिया जाएगा थोड़ा, तो इससे क्या होगा? जिसके पास था उससे लेकर पुअर को देना, मतलब इक्वालिटी लाने की कोशिश करना, रीअरेंज करना वापस से जो सिस्टम बन चुका है। इसीलिए इसमें क्या कहा गया है? रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी इशू। एग्जाम्पल से अभी थोड़ा समझते हैं। ये पॉलिसीज़ जो है ना, ये सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है। समाज में सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है उसको कम करती है, रिड्यूस करने की कोशिश करती है कि समानता बनी रहे, असमानता कम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो इनकम टैक्स है। अब यहाँ इनकम टैक्स में क्या होता है? इनकम टैक्स में आईटी में क्या होता है? अब रिच से लिया जाता है ना, रिच से ज़्यादा टैक्स लेकर वेलफेयर प्रोग्राम, स्कीम्स, ये सब में यूज़ किया जाता है। लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ इसमें आती है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर वीकर सेक्शन, कमज़ोर लोगों के लिए, जो सप्रेस्ड लोग हैं, ऑप्रेस्ड लोग हैं, उनके लिए अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं वीकर सेक्शंस के लिए। तो ये सब रीडिस्ट्रीब्यूटिव में आता है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है जो ऑलरेडी है उसको फेयर वे में दोबारा डिवाइड करना। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको फेयर वे में, मतलब बिना पक्षपात के दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब एक तरह से आप याद रखिए, रिच से लेकर पुअर तक, रिच लोगों से लेकर पुअर को देना। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं रेगुलेटरी पॉलिसीज इशू पर। ये क्या होती है? ये थर्ड टाइप की बताइए ना लॉवी ने, रेगुलेटरी पॉलिसी इशू। देखिए समझते हैं। ये पॉलिसीज़ कंट्रोल और रेगुलेट करती है, नियंत्रण रखती है, रेगुलेट करती है। जैसे ट्रेड, बिजनेस, पब्लिक यूटिलिटीज़, सेफ्टी, क्वालिटी, इन सब चीज़ों को। यानी गवर्नमेंट यहाँ रूल्स बनाती है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। यहाँ पर किसका मेन है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? गवर्नमेंट आएगी और अपने लॉज बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी, है ना। गवर्नमेंट आती है, रेगुलेट करती है। यहाँ पे ये याद रखना कि रेगुलेटरी पॉलिसीज़ में क्या होता है? गवर्नमेंट आती है और रेगुलेट करती है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या क्या हो गई, जैसे कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई, देन सेबी हो गई, शेयर मार्केट रेगुलेशंस वगैरह, फिर ट्राई हो गई, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेशन हो गया, फिर यूजीसी, एआईसीटीई, सीबीएसई, ये एजुकेशन के स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। मेडिकल काउंसिल हो गया, बार काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, ये प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, ये भी पॉलिसीज़ बनाते हैं समाज के अंदर। लेकिन इनमें किनका रोल होता है? मेनली गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यहाँ पे रूल सेट करती है। ओके, अगर शॉर्ट में समझना है तो यही कह सकते हैं कि रेगुलेटरी पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती है, रूल्स बनना और इंश्योर करना कि उस रूल्स को, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को सब फॉलो करे, ये चीज़ सुनिश्चित करना रेगुलेटरी पॉलिसी करवाती है हमसे, ये गवर्नमेंट करवाती है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ना। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी इशू की। ये क्या होता है? इसका मतलब है ये पॉलिसीज़ इंस्टीट्यूशंस बनाने या उनका रीऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूट करना, किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर देना, है ना। देखिए इसका मतलब कोई ये पॉलिसीज़ इंस्टीट्यूशंस बनाती हैं अलग अलग और उनका रीऑर्गेनाइजेशन करती है, पुनर्गठन करती है। जैसे कोई नए डिपार्टमेंट्स बना दिए, कमीशंस बना दी या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना, ये काम करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी इश्यूज़ में। एग्जाम्पल, नीति आयोग का फॉर्मेशन कर दिया प्लानिंग कमीशन के उस पर, फिर इलेक्शन कमीशन के पावर्स को रीडिफाइन कर दिया, वापस से कर दिया, बना दिया, कुछ नया ऐड कर दिया, न्यू मिनिस्ट्रीज़ क्रिएट कर दी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट करना। ओके, तो वेरी शॉर्ट में अगर समझें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस बनाना या बदलने का काम करती है, रीडिफाइन करती है। अब जो लॉवी का जो टाइपोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने, इस पे थोड़ा सा ना आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है। कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि कॉब और एल्डर जो है, इन्होंने क्या बोला है, ये कहते हैं कि लॉवी का मॉडल ओवर सिंपलिस्टिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। रियल वर्ल्ड में पॉलिसीज़ एक कैटेगरी में फिक्स नहीं होती हैं। आप रियल वर्ल्ड में अगर आएंगे ना तो आप पॉलिसी को एक कैटेगरी में फिक्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये कहते हैं। चेंज और डेवलप, ओवरलैप, चेंज और ओवरलैप जो है वो हमेशा होगा ही। एक पॉलिसी दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, मिक्सअप हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते ना, ऐसा कहते हैं कॉब और एल्डर कहते हैं। चेंज और ओवरलैप बोलते हैं हमेशा होगा। जैसे एक पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकती है और रेगुलेटरी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटिव है वो रेगुलेटरी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा इन्होंने कॉब और एल्डर ने यहाँ पर बताया है। अब हम कॉब और एल्डर के अनुसार जो है क्लासिफिकेशन को समझते हैं, जिन्होंने कहा है कन्फ्लिक्ट पॉलिसी इशू के बारे में बात की है इन्होंने। वो क्या होता है? कॉब और एल्डर ने पॉलिसीज़ को कंटेंट के बेस पर नहीं बल्कि कन्फ्लिक्ट के बेस पर क्लासीफाई किया है। ये कहते हैं कंटेंट के बेस पर नहीं करेंगे हम क्लासीफाई, हम तो कन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं ना, क्या इशू आ रहा है उसके बेस पर हम करेंगे। तो कन्फ्लिक्ट पॉलिसी इशूज़ के बेस पर इन्होंने डिवाइड किया। उनके अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसीज़ जो होती है वो कन्फ्लिक्ट से बनती है, यानी कि अगर किसी के बीच में विवाद है, मतभेद से पॉलिसीज़ का निर्माण होता है, ऐसा कॉब और एल्डर का मानना है। वो कहते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ कन्फ्लिक्ट से बनती है जब दो या ज़्यादा ग्रुप के बीच रिसोर्स या पोजीशन के लिए लड़ाई होती है। दो ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, इन दोनों के बीच कोई रिसोर्सेज को लेकर या फिर किसी पोजीशन को लेकर, चेयर को लेकर अगर लड़ाई हो रही है ना, तब इन दोनों के बदले में एक पॉलिसी बनकर आएगी। कन्फ्लिक्ट किस बेसिस पे होता है, किस वजह से होता है, ये अगर देखा जाए तो जब किसी को लगता है डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, अब ग्रुप ए को कुछ ज़्यादा मिल गया, बी को लग रहा है भाई ए को तो आपने ज़्यादा दे दिया, तो इसको जब अगर ऐसा लगेगा ना कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है रिसोर्सेज का बड़ा ही अनफेयर है, मेरे साथ तो भेदभाव हुआ है, तब कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। जब कोई नया ग्रुप अल्टरनेटिव पॉलिसी लेकर आता है, कोई नया ही ग्रुप, सी ग्रुप है, कोई अपनी ही पॉलिसी लेकर आ रहा है, तब भी कन्फ्लिक्ट होगा कि भाई ये तो नया ग्रुप है, ये लेकर क्यों आया। हो सकता है ना बहुत सारा। जब नेचुरल डिज़ास्टर, वॉर या टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तब भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। लोग नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से। जब किसी ने अपने बेनिफिट के लिए इशू मैन्युफैक्चर किया, फेक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, इसको कहते हैं फेक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। बिना कोई इस चीज़ के भी लोग फेक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करके पॉलिसीज़ को बनवा देते हैं। तो जब किसी ने अपने बेनिफिट के लिए इशू क्रिएट किया, मैन्युफैक्चर किया है, इशू बनाया है, जबकि वो इशू था ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से
यहाँ पर कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो कन्फ्लिक्ट के कारण भी हमने देख लिया कि कन्फ्लिक्ट क्यों क्यों होता है ना, कन्फ्लिक्ट के कारण क्या क्या होते हैं। इन शॉर्ट में अगर समझें तो ये सब सिचुएशन जो है वो पॉलिसी मेकिंग को ट्रिगर करती है। जब कन्फ्लिक्ट होगा तो पॉलिसी आएगी तो जो है कन्फ्लिक्ट पॉलिसी कहलाएगी। जब ग्रुप्स के बीच डिस्प्यूट होता है, याद रखना है कन्फ्लिक्ट पॉलिसी का मतलब जब ग्रुप्स के बीच क्या होता है, लड़ाई होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, राइट, डिस्प्यूट होता है, तब पॉलिसी बनाना जरूरी हो जाता है, ये इसका मतलब होता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं बार्गेनिंग पॉलिसी की। क्या होती है बार्गेनिंग पॉलिसी? देखिए ये किसने दी है बार्गेनिंग पॉलिसी? हॉगवुड विल्सन्स की टाइपोलॉजी है ये, हॉगवुड और विल्सन की टाइपोलॉजी है, समझते हैं इसको। इन्होंने कहा पॉलिसीज में कॉस्ट और बेनिफिट के बेस पर बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग मतलब आप मार्केट जाते हैं ना, आप बार्गेनिंग करते हैं भाई, ये सब कोई सब्जी का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई वेजिटेबल की शॉप पर आप गए, वो अगर आपको 1 kg अगर आपको 100 रुपये की है तो आप कहेंगे ना भाई 80 लगा दो, है ना। ये एक तरह से बार्गेनिंग करना, मोल मुलाई करना बोलते हैं ना उसको। तो इन्होंने कहा हॉगवुड और विल्सन की टाइपोलॉजी में पॉलिसीज जो है वो कॉस्ट और बेनिफिट के बेस पर बार्गेनिंग होती है इसके अंदर। मतलब किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, ये होता है कॉस्ट और बेनिफिट्स के बेस पर। जब एक ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, जब एक ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो दूसरे को कॉस्ट उठानी पड़ती है। मान लीजिए ए जो है बड़ा ही रिच क्लास है और बी जो है बड़ी ही पुअर क्लास है, तब अब अगर बी को ज़्यादा मिलेगा तो कॉस्ट किसको उठानी पड़ेगी? ए को उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो रिच है, ठीक है। यानी जब एक ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो दूसरे को कॉस्ट उठानी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, एक ग्रुप वालों के मन में क्या आएगा कि सारा प्रेशर हम पर डाल दिया वेलफेयर करने के चक्कर में, है ना। तो इनको क्या ऐसा फीलिंग आएगी अंदर ही अंदर, ये तो रिच है, इनसे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है मान लीजिए, तो इनको ये फीलिंग आएगी ना कि बी वगैरह की ग्रुप का वेलफेयर करने के लिए हम पे सारा बोझ डाल दिया, हम पर कॉस्ट का बोझ डाला गया है। तो इससे क्या इनके मन में होगा, इनके मन में डिस्प्यूट आएगा, इनके मन में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी, लड़ाई झगड़े मतभेद ये सब होंगे। तो यही होता है, गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना पड़ता है, फिर इनको कैसे भी करके इनके बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है ताकि कोई भी तरीके से जो है ना कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो समाज में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है? इंडस्ट्रियल जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझते हैं। इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी मिलती है, बेनिफिट कंसंट्रेटेड, पर टैक्स पेयर का बर्डन पड़ता है, टैक्स पेयर को बर्डन पड़ता है। कैसे? कॉस्ट डिस्पर्स हो जाता है वहाँ पर, राइट। कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंडस्ट्रीज़ को तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन जो है बेनिफिट तो एक पॉलिसी को मिला, लेकिन जो टैक्स पेयर होते हैं, जो टैक्स देने वाले हैं, उनके ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ जाता है ना। तो आप इंडस्ट्रीज़ को तो दे रहे हो सब्सिडी और टैक्स पेयर पे बर्डन बढ़ा रहे हो, तो टैक्स पेयर वालों के मन में क्या आ जाएगा, भाई क्या फ़ायदा ऐसे बेनिफिट स्कीम का। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अब विल्सन ने क्या बोला है यहाँ पर, विल्सन कहते हैं अगर बेनिफिट छोटे ग्रुप को मिले और कॉस्ट सबसे उठाई जाए तो ये अनफेयर लगता है। कोई बी ग्रुप है, मैंने बताया था बड़ा ही पुअर है, छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, उसका बेनिफिट एक छोटे ग्रुप को मिल रहा है। ए ग्रुप रिच क्लास है, ये अब शुरू से हम लेके चल रहे हैं। ए ग्रुप तो है बड़ी रिच क्लास, बी ग्रुप नॉर्मल क्लास है। तो अब अगर बेनिफिट छोटे ग्रुप को मिल रहा है तो कॉस्ट जो है किसको उठानी पड़ रही है, बड़ी ये रिच क्लास है इसको। तो ये क्या लग रहा है भाई, अनफेयर लग रहा है। आप एक छोटे से ग्रुप के वेलफेयर के चक्कर में एक बड़े ग्रुप के तबके के ऊपर बोझ डाल रहे हो। इसीलिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, ऐसा विल्सन कहते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि जो लोग मेजॉरिटी में है ना उनकी खुशी देखी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया है विल्सन के द्वारा, है ना, कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी जिनको मिले उनकी बात सुननी चाहिए, ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो किया गया है। यहाँ पे गॉर्मले ने ऐड किया, ये क्या ऐड किया है, गॉर्मले ने ऐड किया है कि टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। जो कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जटिलता, वो भी क्रिएट कर सकती है। जैसे एआई तो आज बहुत ट्रेंडिंग है ना, न्यूक्लियर पावर और जेनेटिक रिसर्च हम कह सकते हैं, इनमें एक्सपर्ट नॉलेज ज़रूरी होती है। ये एआई को आप नहीं समझ सकते जब तक आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, तो ये भी एक जटिलता का कारण बन सकता है समझने के लिए। तो जहाँ एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है वहाँ पर क्या है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए पॉलिसी बनाना और भी मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर शॉर्ट में समझे ना इस पूरे को,
तो यही है कि बार्गेनिंग पॉलिसी जहाँ हु गेट्स व्हाट पर नेगोशिएशन और कन्फ्लिक्ट दोनों होता है, किसको क्या कितना मिलेगा इसके ऊपर हमेशा कन्फ्लिक्ट भी होता है और नेगोशिएशन भी, कि चलो मिलके हम एक सोल्यूशन पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये है बार्गेनिंग पॉलिसी का इशू।